Hello my dear friends, I heartily welcome you all in my channel Oxy MBBS. Friends, today in this video we will discuss about the problem of white discharge that occurs in the females. और females बहुत परेशान होती है इस white discharge की प्रॉब्लम को लेकर, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से white discharge की प्रॉब्लम को समझेंगे और हमारे पेशेंट को हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज की अगर बात करें तो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, आइदर फ्रॉम द बैक्टीरिया और फ्रॉम द फंगस और बिकॉज ऑफ द मिक्सड इन्फेक्शन। अगर बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वाइट डिस्चार्ज, इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और बैक्टीरिया कौन सा? गार्डनेरेला वजाइनलिस नाम का बैक्टीरिया, वेरी कॉमन टू कॉज वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम एंड इट कॉजेज वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम एंड इट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। हियर द सफिक्स वर्ड ओसिस इज यूज्ड, रिमेंबर दैट। इसकी इंपॉर्टेंस आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। वहीं फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो मोस्ट कॉमन फंगस दैट इज इन्वॉल्व फॉर द वाइट डिस्चार्ज नेम इज कैंडिडा एल्बिकन्स and it causes candidal vaginitis. Here the suffix word itis used. itis मतलब कि inflammation, मतलब कि यहाँ पर फंगस ओवर ग्रोथ भी करती है. along with that they are causing the inflammation, और inflammation की वजह से क्या होता है? पेशेंट को ईचिंग होती है, वजाइना के अंदर ईचिंग होती है. साथ में जब यूरिनेशन करते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होता है. सो इट कॉजेज डिसयूरिया. डिसयूरिया मतलब कि बर्निंग मिक्सचुरेशन. Burning micturition during the urination the patient will feel burning sensation. और यहाँ पर जब इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा? जब हम लोग देखेंगे वजाइना को, जब एग्जामिन करेंगे, बाहर से देखेंगे तो वजाइना कैसी रहेगी? स्वेलिंग. वजाइना के अंदर क्या मिलेगी? स्वेलिंग. वजाइना कैसी रहेगी? रेडिश बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है। वहीं अगर बात करें बैक्टीरियल वजाइनोसिस, तो वजाइनोसिस, ओसिस वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज हियर द बैक्टीरिया आर ओनली द ओवर ग्रोइंग, देयर इज नो इन्फ्लामेशन, सो द पेशेंट विल नॉट हैव एनी कंप्लेंट ऑफ ईचिंग और एनी कंप्लेंट ऑफ बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द मैच्योरेशन. ओके, so dysuria, itching, all these things will not be present in the bacterial infection. Okay, so on the basis of the clinical symptoms or on the basis of examination we can make a probable diagnosis. तो पेशेंट अगर बैक्टीरियल वजाइनोसिस की वजह से वाइट डिस्चार्ज होगा तो पेशेंट क्या कंप्लेंट करेंगे? पेशेंट कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे, सिर्फ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कंप्लेंट करेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, एक अंदर से लिक्विड वाइट कलर का आता है और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। नॉर्मल पहले जो आता था, नॉर्मल थोड़ा बहुत तो आता है फिजियोलॉजिकल, लेकिन जब ज़्यादा आने लग जाता है देन द पेशेंट इज़ नाउ इन द डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। वहीं अगर वाइट डिस्चार्ज के साथ अगर ईचिंग भी होती है वजाइना के अंदर, पेन भी होता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, देन इट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज को. वाइट डिस्चार्ज को जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो वाइट डिस्चार्ज जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहेगी? थिन रहेगी. और दिखता कैसा है? ऑफ वाइट कलर. इसका एकदम खतरनाक वाला वाइट ही नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा कम रहता है वाइट, ऑफ वाइट कलर बोलते हैं उसको. और यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से याद रखना, बस याद रखना कि ये जो डिस्चार्ज होता है इसमें पेशेंट को बहुत गंदी बदबू आती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है. तो यहाँ पे बदबू आती है जो वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है. जब हम लोग एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं वाइट डिस्चार्ज को, तब उसके अंदर हमको बहुत गंदी स्मेल आती है. और वो गंदी स्मेल जो बदबू आती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में, वो बदबू कैसी होती है? फिशी ऑर्डर. मछली बाजार में हम लोग जाते हैं तब जो स्मेल हमको आती है उस टाइप की स्मेल इस डिस्चार्ज की आती है, ठीक है. वहीं अगर बात करें फंगल इन्फेक्शन में, तो फंगल इन्फेक्शन में याद रखना आप, एज यू कैन सी हियर, कैसा है? गाढ़ा टाइप का. कैसा है? गाढ़ा. तो कैसे याद रखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन में जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है. तो फंगस के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन के अंदर ग से याद रखना गाढ़ा या थिक, ठीक है. और फंगल इन्फेक्शन के अंदर जो एन आता है उससे याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आती है. फंगल इन्फेक्शन में देयर इज नो स्मेल, बट इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन बदबू आती है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर बदबू आएगी, ठीक है. वहीं अगर बात करें पीएच की, तो जो वाइट डिस्चार्ज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है उसकी पीएच ज़्यादा होती है. उसकी पीएच कितनी होती है? 4.5 से ज़्यादा. मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें पीएच बेसिक की तरफ जाती है. कैसे याद रखेंगे आप कि बेसिक की तरफ पीएच जाती है, मतलब कि पीएच बढ़ जाती है. वहीं अगर बात करें फंगल इन्फेक्शन में, तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसकी पीएच जो रहती है वो नॉर्मल रहती है. तो एन कमिंग इन द फंगल इन्फेक्शन विल टेल यू दैट इट इज रिलेटेड टू नो स्मेल, along with that it is related to the
नॉर्मल पीएच, और नॉर्मल पीएच कितनी रहती है 3.8 से 4.2। अब अगर बात करें कि अगर आपको कंफर्म पता करना है कि वाइट डिस्चार्ज किसकी वजह से होता है, वाइट डिस्चार्ज किसकी वजह से हो रहा है हमारे पेशेंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप क्या रखेंगे, वाइट डिस्चार्ज को एग्जामिन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी क्या रहेगी, सलाइन माइक्रोस्कोपी। सलाइन माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं ग्लास की, उसके ऊपर वाइट डिस्चार्ज डाल देते हैं, सैंपल को डाल देते हैं वाइट डिस्चार्ज, और इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के साथ इसको मिक्स कर देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब बैक्टीरियल वजाइनोसिस अगर होगा तो पेशेंट के अंदर हमको जो वजाइनल एपिथेलियल सेल्स होंगी उनके चारों तरफ, वजाइनल एपिथेलियल सेल के चारों तरफ ये गार्डनेरेला वजाइनेलिस नाम के बैक्टीरिया इसके चारों तरफ सराउंड कर लेंगे उसको। सेल की मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द वजाइनल एपिथेलियल सेल, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द वजाइनल एपिथेलियल सेल, और वजाइनल एपिथेलियल सेल की ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और इसके ये सेल मेम्ब्रेन पर चारों तरफ कवर कर लेते हैं कौन, गार्डनेरेला वजाइनेलिस, गार्डन जैसा बना देते हैं यहाँ पे, चारों तरफ गार्डन ही गार्डन, गार्डनेरेला वजाइनेलिस बैक्टीरिया चारों तरफ वजाइना के, वजाइनल एपिथेलियल सेल के। इस वजाइनल एपिथेलियल सेल को बोलते हैं, दैट इज सराउंडेड बाय द गार्डनेरेला वजाइनेलिस बैक्टीरिया इज नाउ कॉल्ड क्लू सेल। क्या बोलते हैं, क्लू सेल। ठीक है, तो ये हाई पावर में हमने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, जब लो पावर में हम लोग देखते हैं तो ऐसी दिखती है बैक्टीरिया, हम अलग अलग नहीं देख पाते, लेकिन जब हाई पावर में देखते हैं तो बैक्टीरिया हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। एज यू कैन सी हियर, दीज आर ऑल द गार्डनेरेला वजाइनेलिस बैक्टीरिया। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लू सेल्स अगर हमको दिखती है इस टाइप से, सेम ऐसा ही पैटर्न दिखता है सलाइन माइक्रोस्कोपी में, ऐसा ही बैकग्राउंड दिखता है, सेम ऐसी ही दिखती है स्लाइड। ठीक है, तो अगर क्लू सेल्स हमको दिखती है तब हम क्या बोलेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। वहीं सलाइन माइक्रोस्कोपी के अंदर जब हम लोग देखते हैं और इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर हम लोग को दिखे तब हम बोलेंगे कि इट इज बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, दिस आर कॉल्ड द स्यूडो हाइफी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्यूडो हाइफी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर बात करें गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर द बैक्टीरियल वजाइनोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में तो हमने क्या किया, सलाइन माइक्रोस्कोपी, लेकिन अगर गोल्ड स्टैंडर्ड की बात आएगी तब ऑब्वियसली कैसे पता करेंगे, ग्राम स्टेनिंग से फॉर द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। और फंगल इन्फेक्शन के लिए हम लोग कल्चर करते हैं, कल्चर मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं, सेब्रोट्स मीडियम। सेब्रोट्स मीडियम के ऊपर, सेब्रोट्स मीडियम के अंदर हम लोग सैंपल को डाल देते हैं वाइट डिस्चार्ज को, और अगर वाइट डिस्चार्ज इज बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, तो फंगस होगी उसके अंदर, वाइट डिस्चार्ज के अंदर, तो फंगस यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, तो हमको पता लग जाएगा कि इट इज बिकॉज ऑफ द कैंडिडा एल्बिकन्स। अब बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग की, तो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरियल वजाइनोसिस के लिए करते हैं, बैक्टीरियल वजाइनोसिस को कंफर्म करने के लिए करते हैं। ग्राम स्टेनिंग में एक स्कोर होता है न्यूजेंट स्कोर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग मतलब कि हमको बैक्टीरिया देखना है, क्या देखना है, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो वजाइना होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उसके अंदर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होते हैं। ठीक है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं, दैट आर फ्रेंड ऑफ द वजाइना। वजाइना के क्या होते हैं, ये माइक्रोब्स, माइक्रोफ्लोरा फ्रेंड्स होते हैं, वजाइना को क्या रखते हैं, ये हेल्दी रखते हैं। ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा वजाइना को हेल्दी रखते हैं, और ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा दैट आर फ्रेंड टू द वजाइना, इनका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस वजाइना को एसिडिक बनाकर रखते हैं, वजाइना को क्या रखते हैं, एसिडिक बनाकर, और एसिडिक मीडियम जो है वो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता है। ठीक है, अब यहाँ पर पैथोजन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गार्डन नाम का, गार्डनेरेला वजाइनेलिस, अब यहाँ पर बैक्टीरियल वजाइनोसिस होगा तो इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और लैक्टोबैसिलस का लेवल बहुत कम हो जाता है। गार्डनेरेला वजाइनेलिस नाम के बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लैक्टोबैसिलस कम हो जाएंगे। लैक्टोबैसिलस अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरे पैथोजन्स को चांस मिल जाएगा ग्रोथ करने के लिए, और दूसरे पैथोजन्स गार्डन नाम के पैथोजन्स गार्डनेरेला वजाइनेलिस, तो इनका लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस के लिए और गार्डनेरेला वजाइनेलिस के लिए हम लोग 0 से 4 स्कोर यूज़ करते हैं।
अब लेट सपोज अगर स्कोर 4 तक होता तो हम समझते कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलस जो कि नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर स्कोर 4 से ज़्यादा होगा मतलब कि दूसरे बैक्टीरिया भी वजाइना के अंदर आ गए हैं जिन्होंने वजाइना को डिजीज्ड कर दिया है, वजाइना के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कर दी है। तो स्कोर अगर 7 या 7 से ज़्यादा हो देन इट इज़ सजेस्टिंग दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स? Lactobacillus are the normal microflora present in the vagina that keeps the vagina acidic. Because of the acidity, other pathogens do not grow. So this is the lactobacillus. Lactobacillus दूसरे pathogens को खा जाता है, मार डालता है। ठीक है, लेकिन there are some conditions in which the lactobacillus level decreases. तो वो कौन कौन सी conditions है जिसके अंदर lactobacillus का लेवल कम हो जाता है? तो सबसे पहली कंडीशंस, सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स। इसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस डिस्टर्ब हो जाते हैं और लैक्टोबैसिलस डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली दूसरे पैथोजेंस को चांस मिल जाएगा ओवर ग्रोथ करने के लिए एंड दे कॉजेज द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ओरल सेक्स में क्या करते हैं, माउथ के थ्रू एक पार्टनर माउथ के थ्रू वजाइना को लीक करते हैं जिसकी वजह से जो पीएच होती है वो चेंज हो जाती है, लैक्टोबैसिलस डिस्टर्ब हो जाते हैं। अर्ली एज ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, 8-10 साल की लड़की है और उनके अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट हो जाता है, अर्ली एज में इंटरकोर्स हो रहा है, तो इट कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। लैक्टोबैसिलस डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड नाउ अदर पैथोजेंस गेट द चांस फॉर द इन्फेक्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूजर्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अगर पेशेंट के अंदर लगे होंगे तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसका नाम है डाउचिंग। एक डाउचिंग प्रोसेस होती है जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे। ये है डाउच, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डाउच। इसके अंदर ये होती है सिरिंज और सिरिंज कनेक्टेड रहती है बल्ब से, वजाइनल बल्ब बोलते हैं इसको। बल्ब के अंदर पानी भर देते हैं, ठीक है, और ये सिरिंज के थ्रू हम लोग पानी इरिगेट करते हैं। ये होल्स होते हैं, लेटरल होल्स होते हैं नोजल के ऊपर, टॉप टिप ऑफ द सिरिंज के अंदर ये होल्स होते हैं और इन होल से हम लोग ये बल्ब के थ्रू वजाइना को क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। तो पुराने लोगों का मानना ये था कि अगर हमको वजाइना को हेल्दी रखना है, हाइजेनिक रखना है, क्लीन करके रखना है तो डाउचिंग कर दो, वजाइना को क्या कर दो, वॉश कर दो पानी से डाउचिंग के थ्रू। डाउच इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके डाउचिंग के थ्रू वजाइना को वॉश कर दो, जिससे क्या होगी, वजाइना क्लीन हो जाएगी, हाइजेनिक हो जाएगी। और मेडिकल यूज़ भी करते थे पहले। कैसे? उनको ये लगता था कि अगर इंटरकोर्स किया है और इंटरकोर्स के बाद अगर हम वजाइना को वॉश कर देते हैं डाउचिंग के थ्रू तो जो भी सीमेन है वो बाहर आ जाता है पानी के थ्रू। तो एज अ बर्थ कंट्रोल उनको लगता था कि बर्थ कंट्रोल के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना ये था कि अगर हम लोग मैकेनिकली इस सिरिंज को वजाइना के अंदर डालेंगे तो इससे सीमेन जो है वो अंदर और ज़्यादा अंदर जा सकता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगों का मानना था। तो क्या होता है कि जब ये इंस्ट्रूमेंट अंदर वजाइना के अंदर पास करते हैं तो वजाइनल वॉल जो रहती है वो क्या हो जाती है, इरिटेटेड। वजाइनल वॉल क्या हो जाती है, इरिटेटेड। बिकॉज ऑफ दैट इरिटेशन की वजह से अब आप समझ ही चुके हैं कि क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हैं, लैक्टोबैसिलस जो वजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और दूसरे पैथोजेंस, गार्डनेरेला वाले जो पैथोजेंस हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी ओवर ग्रोथ एंड दे कॉजेज द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। तो इसलिए बैक्टीरियल वजाइनोसिस बहुत ज़्यादा होती थी पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाउचिंग। इसलिए अब डाउचिंग की जो प्रोसेस है उसको बंद कर दिया गया है। इट इज़ नाउ नॉट रिकमेंडेड आइदर फॉर द बर्थ कंट्रोल और फॉर कीपिंग द वजाइना हेल्दी, फॉर कीपिंग द वजाइना हाइजेनिक। वहीं अगर बात करें कॉजेज ऑफ कैंडिडल वजाइनाइटिस तो एन कमिंग इन द कैंडिडा इज टेलिंग यू दैट एंटीबायोटिक यूजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, उनके अंदर कैंडिडल वजाइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। डी आई कमिंग इन द कैंडिडा इज टेलिंग यू दैट इट इज़ रिलेटेड टू डायबिटिक। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर कैंडिडल वजाइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आई कमिंग इन द कैंडिडल वजाइनाइटिस इज टेलिंग यू दैट इट इज़ रिलेटेड टू द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उनके अंदर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूजर्स, मतलब कि जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस के कॉजेज हमने देखे वहीं मोस्ट ऑफ द कॉजेज आर प्रेजेंट इन द
कैंडिडल वजाइनाइटिस ऑल्सो, वही कॉजेज सेम है जो कैंडिडल वजाइनाइटिस भी कराएंगे, ठीक है। एक प्रेगनेंसी कॉज है, एक स्टेरॉइड यूजर्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर्स। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉजेज़ हम क्या करेंगे पेशेंट के अंदर, ये भी पेशेंट को बताएंगे कि ट्रीटमेंट तो हम कर देंगे लेकिन आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कम से कम यूज़ करिए, स्टेरॉइड्स कम से कम यूज़ करिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम से कम यूज़ करिए। अपने पार्टनर्स को बोलिए कि वो कॉन्डोम का यूज़ करें ताकि उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का कम से कम अगर कंट्रोल कर सकते हैं खुद से तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा हमको। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उनकी इम्यूनिटी हम लोग बढ़ा देंगे। तो साथ में ये काम भी हमको करने पड़ेंगे अगर हमको रिकरेंट वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से अगर बचना है। तो कॉजेज़ पता करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे अच्छा डॉक्टर वही है जो आगे उस प्रॉब्लम को ना होने दे। ट्रीटमेंट करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट वही प्रॉब्लम बार बार हमारे पेशेंट के अंदर ना हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरियल वजाइनोसिस के अंदर जब पेशेंट आता है तो हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछेंगे। हिस्ट्री के अंदर अगर कंफर्म हो जाता है कि बैक्टीरियल वजाइनोसिस की वजह से पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो हम हिस्ट्री लेंगे फिर एज की, क्योंकि क्या होता है कि अगर एज 45 से ज़्यादा है, 45 से ज़्यादा मतलब कि मीनोपोज वाला टाइम है, और मीनोपोज के दौरान भी पेशेंट्स के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो पहले हम लोग पूछेंगे एज, फिर उसके बाद पूछेंगे हम लोग प्रेगनेंसी का। अगर प्रेगनेंसी है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो हम लोग एमॉक्सिसिलिन टैबलेट देंगे। कितने mg की? 500 mg की BD फॉर 7 डेज। अमॉक्सिसिलिन माँ और बच्चे दोनों को हेल्दी रखती है। अमॉक्सिसिलिन के अंदर याद रखना AM कमिंग इन द अमॉक्सिसिलिन इज टेलिंग यू दैट ये माँ और बच्चे दोनों को हेल्दी रखेगी। एम को आगे रखेंगे और ए को पीछे रखेंगे तो ये माँ बन जाएगी। माँ और बच्चे दोनों को हेल्दी रखती है स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अमॉक्सिसिलिन। अलॉन्ग विद दैट वी विल गिव प्रोबायोटिक्स। आर्टिफिशियल बैक्टीरिया जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो हम आर्टिफिशियली हमारे पेशेंट को देंगे, ठीक है। प्रोबायोटिक्स वंस इन अ डे फॉर 7 डेज। तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है उनका लेवल धीरे धीरे वजाइना के अंदर अगर बढ़ जाएगा, ओरली हम लोग देते हैं, पिलाते हैं प्रोबायोटिक्स, और वो जाते हैं वजाइना के अंदर, और वजाइना के अंदर क्या करते हैं ये लोग, जो पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें प्रेगनेंसी के टाइम की ही, लेकिन बियॉन्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो बियॉन्ड फर्स्ट ट्राइमेस्टर होंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट। कितने mg की? 300 mg की TDS फॉर 7 डेज। मेट्रो के अंदर ट्राई वर्ड आ रहा है ना, तो इससे आप याद रखेंगे ट्राई मतलब कि 300 mg, ट्राई मतलब 3, तो ट्राई मतलब 300 mg और ट्राई मतलब कि TDS, ट्राई मतलब TDS। अगर पेशेंट नॉन प्रेग्नेंट है तो हम लोग टैबलेट मेट्रोनिडाजोल ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो डबल कर देंगे, 300 mg से 600 mg कर देंगे। BD करेंगे, यहाँ पे TDS नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? डोज बढ़ाया है तो फिर टाइम ड्यूरेशन हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे BD देते हैं फॉर 7 डेज। अब जो प्रेग्नेंट नहीं है पेशेंट हमारी, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स होते हैं ट्रीटमेंट करने के फॉर द बैक्टीरियल वजाइनोसिस। मेट्रोनिडाजोल के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, क्लिंडामाइसिन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन का डोज कितना रखना है? 300 mg फॉर BD फॉर 7 डेज। और क्लिंडामाइसिन का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन का क्रीम हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे और बोलेंगे कि आप दिन में अगर 2 बार कम से कम लगा सकें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 बार तो आपको ये क्रीम लगाना ही है वजाइना के अंदर, ठीक है, फॉर 7 डेज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कैंडिडल वजाइनाइटिस, सो हाउ विल यू ट्रीट द कैंडिडल वजाइनाइटिस? बाय गिविंग फ्लूकोनाजोल स्टेट। फ्लूकोनाजोल का कितना डोज देना है? 150 mg का। तो यहाँ पे फ्लूकोनाजोल 150 mg कैसे याद रखेंगे आप? F से आप याद रखेंगे 5, स्मॉल l जो है वो तो नंबर 1 जैसा दिखता ही है, और U को हम लोग 0 बना सकते हैं, एक U उल्टा और इसके ऊपर लगा दिया तो ये 0 बन जाएगा। तो फ्लू के अंदर ही 150 mg छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि फ्लूकोनाजोल का कितना डोज रखना है? 150 mg का। फ्लूकोनाजोल फंगस को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, फंगस को मार डालेगी, ठीक है। 150 mg का सिंगल डोज देना है, ठीक है। सिर्फ एक टेबलेट हमारे पेशेंट को हम दे देंगे एंड दैट्स ऑल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देता है देन द कॉज ऑफ वाइट डिस्चार्ज विल बी अननोन। अगर पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देता है, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, तो हम लोग प्रोबेबल डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट इन्फेक्शन, आइदर बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। अगर कॉज हमको पता नहीं है तो हम AF किट का यूज़ करते हैं। AF किट के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों मेडिसिन होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल कौन सी देते हैं हम लोग, एक तो एजिथ्रोमाइसिन और ऑर्निडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन प्लस ऑर्निडाजोल दोनों टेबलेट दे देते हैं, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन का कितना डोज रखते हैं हम लोग, 1000 mg का, ए से याद रखना 1000 mg, और ए से ही आप याद रखना आफ्टरनून, ये कब देते हैं, आफ्टरनून में, बिफोर द फूड, बिफोर द लंच, आफ्टरनून में देना है बिफोर द लंच, और सिंगल डोज देना है, ठीक है। 1000 mg का, 1000 mg का सिंगल डोज इन द आफ्टरनून। वहीं अगर बात करें ऑर्निडाजोल, तो NI कमिंग इन द ऑर्निडाजोल इज टेलिंग यू दैट गिव दिस मेडिसिन इन द नाइट टाइम बिफोर द स्लीप, नाइट में स्लीप से पहले, सोने से पहले हमको देना है सिंगल डोज। कितना देना है, 1500 mg, ठीक है, 1500 mg, 1500 mg देना है हमको सिंगल डोज ऑर्निडाजोल का। वहीं अगर एंटी फंगल की बात करें तो एंटी फंगल फंगस को कौन मारेगी, फ्लूकोनाजोल, और कितना डोज रहेगा, 150 mg। और फ्लू से आप याद रखना ये कब देंगे, फ मतलब कि ब्रेकफास्ट के बाद, मतलब सुबह, आफ्टर दी ब्रेकफास्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द AF किट। AF किट ऐसी होती है, इसके अंदर एक टेबलेट होती है फ्लूकोनाजोल की, एक टेबलेट होती है एजिथ्रोमाइसिन की, और 2 टेबलेट 750 mg की 2 टेबलेट होती है ऑर्निडाजोल की, ठीक है। तो यहाँ पर FAO, फाओ, एफ किट के अंदर क्या होता है, फाओ, एफ से क्या है फ्लूकोनाजोल, ए से है एजिथ्रोमाइसिन, एंड ओ से है ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल की 2 टेबलेट्स होती हैं। ऑर्निडाजोल की कितनी टेबलेट्स होती हैं, 2 टेबलेट्स। तो फ्लूकोनाजोल का डोज आपको पता ही है 150 mg, ये देना है सुबह आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ए एजिथ्रोमाइसिन 1000 mg, 1000 mg इन द आफ्टरनून बिफोर द लंच। और ओ से क्या है ऑर्निडाजोल, और इसका डोज कितना रखना है 1500 mg, 1000 से ज़्यादा कितना है 1500 mg, ठीक है। 750 mg। अब 1500 mg की टेबलेट बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो इजीली सॉलो कर सके, ठीक है। और ऑर्निडाजोल कब देना है, नाइट में। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द वाइट डिस्चार्ज. I hope you have enjoyed the video. If you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends. And in the last, thanks for watching this video, and I wish you all the very best for your bright future.